नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बेटियों के खिलाफ हैवानियत की। सवाल यह है, आखिर क्यों बेटियां बार बार सिरफिरों का शिकार हो रही हैं? बेटियों पर अटैक के मामले रुक क्यों नहीं पा रहे? हाल फिलहाल की बात करें तो 2 ऐसी वारदात हुई हैं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। पहली वारदात झारखंड के दुमका में हुई, जहां एक सिरफिरे ने अपने एक साथी की मदद से एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली में भी दुमका जैसी वारदात हो गई। दिल्ली हो या दुमका, दोनों ही जगहों पर इनकार के बाद बेटियों पर यह अत्याचार हुआ है। हमारे आज के 7 सवाल बेटियों के खिलाफ इसी हिंसा पर केंद्रित हैं। दुमका में हुई वारदात से लोग गुस्से में हैं। यह मामला गरमाया हुआ है। अभी दुमका की बेटी को इंसाफ भी नहीं मिला है कि दिल्ली में एक और खौफनाक वारदात हो गई है। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली में दुमका जैसी वारदात दोहराने की क्या कोशिश हुई? मामला दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जहां एक स्कूली छात्रा को गोली मार दी गई। वजह यह कि लड़की अमानत अली नाम के एक सिरफिरे से दोस्ती करने से इनकार कर चुकी थी। झारखंड के दुमका में अंकिता को जला देने की वारदात को देश भूला भी नहीं था कि देश की राजधानी दिल्ली में ठीक वैसा ही एक मामला सामने आ गया। यहाँ भी एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने एक नाबालिग की हत्या करने की कोशिश की। दिल्ली के संगम विहार इलाके की इन तंग गलियों में 25 अगस्त की शाम करीब 3:45 बजे एक 16 साल की लड़की स्कूल से अपनी मां के साथ घर लौट रही होती है कि बाइक पर सवार 3 लड़के उसके पास आते हैं और उसे नजदीक से गोली मार देते हैं। 3 लड़के बाइक पर आए और पीछे से उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि 3 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो यहां पहुंचती है तो पीछे से एक लड़के ने उस पिस्टल निकाली और उसके कंधे पर गोली मारी और उसके बाद वो तीनों लड़के इस इलाके से आराम से फरार हो जाते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली उस लड़की का कसूर केवल इतना था कि उसने एक सिरफिरे अमानत अली से दोस्ती का ऑफर ठुकरा दिया था। उसके बाद से ही अमानत उस लड़की का पीछा करके उसे परेशान कर रहा था। इस संबंध में उसके पिता ने उस इलाके के बीट कांस्टेबल से शिकायत भी की थी। जब ये शीशा टूटा था जुलाई फर्स्ट वीक में, तो हमने अपने बीट कांस्टेबल साहब को बुलाया था। क्योंकि जिस समय शीशा टूटा, आस पड़ोस के लोग भी खड़े हो गए थे पास में। उन्होंने सबने यही कहा कि अपने बीट वाले हैं, उनको हम पहले कहते हैं कि भाई ये लड़का है, उसको फुटेज देते हैं कि भाई ये लड़का है और ये इस तरह की हरकत कर रहा है, सो आप इसको धमकाओ या इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो करो। लड़की का कहना है कि अरमान अली की उससे पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, लेकिन पिछले 5 महीने से उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। इससे अरमान इतना खफा हो गया कि उसने अपने साथी बॉबी और पवन के साथ मिलकर उसकी जान लेने का फैसला कर लिया। 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ, एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर, जो उसका पीछा करते हैं और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक अरमान ने अपने 2 दोस्तों पवन और बॉबी के साथ नाबालिग की हत्या का प्लान बनाया था। इसके बाद अरमान ने ही पवन और बॉबी को कट्टा दिया और योजना के मुताबिक बॉबी ने बेहद करीब से उस लड़की पर गोली चला दी। हालांकि इनका निशाना चूक गया और गोली सिर में लगने के बजाय लड़की के कंधे में लगी। मारने का ही इरादा था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ्ट शोल्डर पे लगा और इस वजह से उसकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और कल रात त्रिलोकपुरी में मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में दिल्ली का बेदर्द चेहरा भी सामने आया। जब लड़की को गोली लगी तो भीड़-भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। जब मेरी बच्ची को गोली लगी, वो लड़का दोनों भाग के वापस बाइक पे बैठते हैं। बाइक स्टार्ट होती है उसकी,
तीसरा बंदा बाइक पे बैठा है उनको लेकर चला जाता है। मेरी वाइफ चिल्ला रही है, मेरी बेटी रो रही है, लेकिन किसी वहाँ खड़े लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। दुमका की अंकिता की तरह भले ही संगम विहार में लड़की की जान नहीं गई, लेकिन दोनों मामले एक जैसे ही हैं। दोनों जगहों पर दरिंदों ने केवल सनक की वजह से ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की और अमानत की पहचान हुई। लड़की ने 5 महीने पहले उससे बात बंद कर दी थी। लड़की के घर वालों के मुताबिक दोस्ती से इनकार के बाद से ही अमानत उसे परेशान कर रहा था। परिवार का कहना है कि इस बारे में इलाके के बीट कांस्टेबल से भी शिकायत की गई थी। नजर हमारे दूसरे सवाल पर जो आपके सामने आ रहा है, और हमारा सवाल है, क्या पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को नजरअंदाज किया? इस मामले में लड़की के पिता से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। जी के पिता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बात बताइए कि ये लड़का जिसका नाम अरमान और अमानत है, ये आपकी बेटी को कब से परेशान कर रहा है और आपको कब जानकारी मिली? लगभग 3-4 महीने पहले से वो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा था। इसकी जानकारी हमें अभी 2 महीने पहले लगी थी, जुलाई के आसपास, जब उसने हमारे घर पे शीशा तोड़वाया, पत्थर चलवाया था। जो शीशा आज भी टूटा पड़ा है, वहाँ पेपर लगा रखा है हमने, जिसकी शिकायत हमने अपने बीट हेड कांस्टेबल साहब को घर बुला के की थी। रिटर्न में नहीं दिया था, वर्बली किया था। एक पड़ोस से कैमरे से फुटेज भी निकाल के उनको दिया था कि जी ये है लड़का। अच्छा, वो खुद आया था? पत्थर उसने खुद चलाया था? किसने चलाया? वो उसने किसी और लड़के से चलवाया था, जो उसकी वो एक एक्चुअली अकेला कभी नहीं घूमता था यहाँ गली में, उसके साथ और 2-3-4 नाम है क्या एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो मैंने जो सुना है अमानत अली सुना है। गली में वो उसे लोग अली के नाम से जानते थे कि अली भाई ऐसा लोग कहते थे। जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं, पुलिस के रवैये पर उंगली उठती रही है। पीड़ित पुलिस पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हैं। मामला दुमका का हो या फिर दिल्ली का, दोनों ही जगह पुलिस सवालों के घेरे में है। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है, और हमारा सवाल है, छेड़छाड़ की शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती पुलिस? आइए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश। मैं नहीं मानता कि पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती, इन शिकायतों को लेती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत ये आती है कि इतना अधिक बर्डन रहता है पुलिस के ऊपर और इतने अन्य कार्य करने होते हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही हो जाती है, केवल लापरवाही हो जाती है, अदरवाइज गंभीरता से लेती है। उधर दुमका में अंकिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब चाहे लाख इंसाफ दिलाने के दावे हों, लेकिन अंकिता को वापस नहीं लाया जा सकता। दुमका को हिला देने वाली इस मामले में ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, आरोपी को पहले केस में सख्त सजा मिली होती तो क्या बच सकती थी अंकिता? अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी शाहरुख का साथ दिया छोटू खान ने। छोटू खान सीरियल ऑफेंडर है। उस पर 2021 में पहले भी एक लड़की को किडनैप करने का आरोप लग चुका है। दुमका में अंकिता को जलाकर बर्बर तरीके से हत्या करने के मामले में 2 आरोपी हैं। पहला आरोपी है शाहरुख, जो अंकिता के इनकार से इतना नाराज हो गया कि उसने अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगा दी, और वारदात में उसका साथ दिया छोटू खान ने। छोटू ने ही शाहरुख को पेट्रोल दिया था। छोटू खान को इस तरह की वारदातों और उसके बाद होने वाली पुलिस की लचर कार्रवाई का पूरा अंदाजा था, क्योंकि वो इससे पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका था। इसलिए छोटू ने ही शाहरुख को अंकिता को जलाकर मारने के लिए उकसाया। छोटू के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा किया है उसी इलाके की एक लड़की ने, जिसे छोटू ने 2021 में अगवा कर लिया था। अंकिता की तरह ही इस लड़की ने भी दोस्ती से इनकार किया था और उसके बाद वो भड़क गया।
उसको हम नहीं जानते थे, मतलब कि राह चलते मतलब कि स्कूल से ट्यूशन से आते थे, वो मांगता था, नंबर मांगता था, नाम पूछता था, तो हम बोले नहीं, हमको ना नंबर देना ना नाम बताना है। यही सब मतलब कि बहुत दिन तक ऐसे आगे पीछे किया। तो फिर मतलब एक दिन रात यहीं पे बाहर में बैठे हुए थे गली में, तो वो पोल के पास आया और हमको बैठा के जबरदस्ती हमको यहाँ से घसीट के बैठा के बाइक में लेके चल गया अपने घर। लड़की के मुताबिक छोटू ने उसका अपहरण करके घर में बंद कर दिया था और शादी करने का दबाव बना रहा था। छोटू उसे जबरन दुबई भेजने की धमकी भी देता रहता था। वो अपने घर ही डायरेक्ट लेके गया हमको। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमको मतलब कि रस्सी से चेयर में बांध दिया था और वो लोग उसका घर लोग पूरा धमकी दे रहा था, तुम हमसे निकाह नहीं करेगी तो तुमको मार देंगे जान से। और हमको दुबई भी भेजने वाला था। उसके वहाँ पे एक भाई रहता है उसका दुबई में। अपहरण के कुछ घंटों के बाद पुलिस की मदद से इसे छुड़ा लिया गया और छोटू को भी जेल भेज दिया गया, लेकिन जल्द ही वो जेल से छूट कर आ गया और उसके बाद उसने लड़की के वकील तक को भी धमकाना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद के मुताबिक इन इलाकों में इस तरह की वारदातें आम हैं और समय समय पर वो इन मामलों को उठाते भी रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर रोक नहीं लग सकी है। यहाँ भोले भाले आदिवासियों को फंसाकर ये पूरा बंगाल में जो मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार से लेके ये पाकुड़, साहबगंज का इलाका है, ये पूरा देश तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ एक्टिव है। उसी का ये नतीजा है और उसके जो आका है उनको जेल में जाना चाहिए। अंकिता एक छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बावजूद मामूली सजा मिलने से छोटू के हौसले बुलंद थे। उसने देख लिया था कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद भी वो आसानी से छूट सकता है। छोटू का दोस्त शाहरुख भी इस लचर न्यायिक व्यवस्था का गवाह था। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने अंकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो वो आसानी से बच जाएगा। अंकिता को जलाने के बाद जब उसको पकड़ा गया तो पुलिस की कस्टडी में उसकी हंसती तस्वीरें पुलिस और कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर छोटू के साथ 2021 में ही सख्ती बरती गई होती तो क्या शाहरुख अंकिता की हत्या करने की जरूरत करता? सूर्य अग्नि रॉय, दुमका, गुड न्यूज टुडे। अंकिता की हत्या को लेकर दुमका से दिल्ली तक लोगों में गुस्सा है। आरोपियों को सख्त सजा की मांग हो रही है। दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है और हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। नजर हमारे 5वें सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या अंकिता के मर्डर का पीएफआई कनेक्शन भी है? आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अंकिता की हत्या के पीछे गहरी साजिश हो सकती है। बीजेपी के दूसरे नेता भी अंकिता की हत्या का कनेक्शन पीएफआई से जुड़ने का दावा कर रहे हैं। इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश है। दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग जोर पकड़ रही है। अंकिता ने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार जिन 2 लोगों का नाम लिया था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच इस मामले में पीएफआई का कनेक्शन होने की बात भी कही जा रही है। अंकिता मामले में सबसे पहले बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस हत्याकांड के आरोपियों का तार आतंकी संगठन से होने का दावा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अंकिता हत्याकांड का आरोपी शाहरुख और उसका दोस्त मोहम्मद नदीम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था। यही संगठन बांग्लादेश में ब्लॉगर की हत्या का भी कसूरवार था। भारतीय उपमहाद्वीप में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा का फ्रंट ग्रुप है। अंसारुल्लाह बांग्ला गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता है और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण कराना इसका मोडस ऑपरेंडी है। इसके बाद जब बीजेपी डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो परिवार से बातचीत के बाद बीजेपी नेताओं ने एक सुर में अंकिता हत्याकांड को पीएफआई से लेकर बांग्लादेशी आतंकी संगठन और लव जिहाद से जोड़कर गहरी साजिश की आशंका जताई। जब इस परिवार से बात किया हमने तो हमें लग रहा है कि ये घटना छोटी नहीं है, इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ जांच एजेंसियों को इन सारे एंगल्स को, पीएफआई का एंगल, बांग्लादेश का एंगल, ऐसे सारे एंगल्स को जोड़ना चाहिए ताकि इसमें सही मायने में दोषी को सजा भी हो और साजिश करने वाले लोगों का भी सामने आए। झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है,
इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? अंकिता मामले की जांच बीजेपी एनआईए से कराने की मांग कर रही है, लेकिन दुमका के विधायक इसे प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का मामला बता रहे हैं। बात नहीं है, हम इस तरह के लोगों का जो इतना जघन्य अपराध किया है, न इसका कोई समाज है, न कोई इसका धर्म है, कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी प्रोटेक्शन समाज में गवर्नमेंट नहीं देना चाहिए। हालांकि अंकिता के पिता ने आरोपियों के पीएफआई कनेक्शन की बात से इनकार किया है। वो इसे शाहरुख का एक तरफा प्यार बता रहे हैं। किसी से बात करते हैं, मेरा दोस्त है, आप किसी से बात करते हैं, बात करने से कुछ ऐसा तो नहीं आता तुम उसे मिलो, ये करो वो करो, तुम नंबर भी कहीं जुगाड़ कर लिया तो अरे तुम हमको कम से बोलो, बेटी की बोलो, अरे तुम जान रही हो घर की बच्ची है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम पड़ोसी, तुम्हारा बहन लगेगी, माँ लगेगी, बेटी लगेगी, जो भी हो लगेगी। तुम उतना छोटा बच्चा को तुम सारा दिन रात को गांजा पीते हो और तुम सोचते हो बात करो, मिलो। छोटू खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। ये भी खुलासा हुआ है कि छोटू शातिर अपराधी, वो पहले भी एक लड़की के अपहरण मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सूर्याग्नि रॉय, दुमका, ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग भी सक्रिय हैं। दोनों संस्थानों ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कल महिला आयोग की एक टीम अंकिता के घर पहुंची थी और उनके घर वालों से बात की थी। वहीं एनसीपीसीआर की टीम भी जल्द ही अंकिता के घर जाने वाली है। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप से क्या मिलेगा अंकिता को इंसाफ? तुरंत सो मोटो एक्शन लिया था और हमने डीजीपी झारखंड के साथ टेकअप किया था और फिर तुरंत ही जैसा अवेलेबल हमारा सारा प्रोटोकॉल था, हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे और कल हम रांची आए हैं शाम में और आज सुबह हम लोग दुमका पहुंच गए हैं। हमारे पास जो कंप्लेन रिसीव होता है हम लोग उस पर भी एक्शन लेते हैं और जो सो मोटो प्रिंट और सोशल मीडिया पे आता है हम लोग उस पर भी एक्शन लेते हैं। जो भी एक्शन होगा हम लोग यहाँ से जाकर वापस रिपोर्ट सबमिट करेंगे कमीशन में एंड वी विल टेक इट अप विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और जो भी फर्दर स्टेप होगा विल बी कन्वेड बाय आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। प्राइमरीली पुलिस ने काफ़ी चीज़ें कंसील करने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत होता है। बच्ची की एज ही उन्होंने गलत लिखी, उसके कारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका लाभ बच्चे को नहीं मिला। जब वो जिंदा थी उस समय उसको जो एक बच्चे के अधिकार थे वो मिलने चाहिए थे। जो पुलिस की इस आपराधिक लापरवाही, इसको अपराध ही माना जाएगा जिसके कारण बच्चे को उसके अधिकार नहीं मिले। महिलाओं के सम्मान की बात पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर अदालतें भी सख्त कार्रवाई करने की बात कहती हैं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं? आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट शशि भूषण सिंह। निर्भया केस के बाद एंटी रेप लॉ बनाया गया है। इसके तहत कानून में व्यापक बदलाव किए गए हैं। आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कम से कम 1 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। एंटी रेप लॉ 2013 से प्रभावी है और आईपीसी की धारा 354 में कई सबसेक्शन बनाए गए हैं। इसके तहत छेड़छाड़ के मामले में अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 354A, 354B, 354C और 354D बनाया गया है। धारा 354A के 4 पार्ट हैं। इसके तहत कानूनी व्याख्या की गई है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर का फिजिकल टच करता है या फिर ऐसा कंडक्ट दिखाता है जो सेक्सुअल कलर लिया हुआ हो तो 354A पार्ट 1 लगेगा। वही सेक्सुअल डिमांड करने पर पार्ट 2, मर्जी के खिलाफ पोर्न दिखाने पर पार्ट 3 और सेक्सुअल कलर वाले कमेंट पर पार्ट 4 लगता है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।